गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर आपका साना साना हाथ जोड़ के पुस्तक है आपकी कृतिका और इसकी कवित्री हैं मधु कांकरिया। क्या नाम है लेखिका का? मधु कांकरिया। जैसा कि आपने पहली वीडियो पढ़ी है उसे मैं भेज चुकी हूँ, ठीक है। उसमें कि लेखिका ने इसमें सिक्किम की सुंदरता का वर्णन किया है, ठीक है। और बाकी उसने जैसे उनके पहाड़, फूल, पौधे सभी की सुंदरता का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, ठीक है। और अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि लेखिका युमथांग में पहुंच जाती हैं और वे वहां पर ऊपर चढ़ जाती हैं बालकनी में। बालकनी से क्या देखने का प्रयास करती हैं? कंचनजंगा। लेकिन भारी बादलों के कारण उन्हें कंचनजंगा दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जब उन्हें कंचनजंगा नहीं दिखाई देती है तो फिर उनसे जो नार्गे हैं, जीतेन नार्गे, वे कहते हैं कि आप आगे बढ़िए और इससे भी अधिक सुंदरता हम आपको दिखाएंगे। मतलब यहाँ पहाड़ों के ऊपर इससे भी अधिक सुंदरता देखने को मिलती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी। मतलब कि दलाई लामा की वहाँ तस्वीर इसलिए लगी थी क्योंकि बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को वहाँ पर मानते हैं और दलाई लामा ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार वहाँ पर किया था। इसलिए सभी लोग दलाई लामा की जो फ़ोटो है, जो जिसे भी हम कोई अपना आदर्श मानते हैं तो उसकी फ़ोटो लगाते हैं। इसी कारण से दलाई लामा की वहाँ जगह जगह पर तस्वीरें लगी हुई थी। हिचकोले खाती अर्थात कि ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ती हुई जो जीप आगे बढ़ रही थी और अब हम वहाँ पर पहुँच गए थे। कौन कह रही बताता है? एक कवित्री, ये लेखिका कहती है कि अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। जीतेन ने बताया कि जहाँ कवि लॉन्ग स्टॉक जहाँ गाइड फिल्म तो नहीं देखी होगी आप लोगों ने क्योंकि बहुत पुरानी है। एक क्या नाम, देवानंद, जो तुम्हारे बहुत पुराने अभिनेता थे, उनकी जो मूवी थी गाइड, उसकी वहाँ पर शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर ये कवि लॉन्ग स्टॉक धर्मचक्र, जिसे हिंदी में कहा जाता है धर्मचक्र, कहा जाता है कि इसको घुमाओ तो इससे सारे ही पाप धुल जाते हैं। मतलब कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। फिल्म की उसमें भी ये दिखाया गया है। इसमें एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया, सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता हो गई थी, ठीक है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया, एक भीतर घूमता हुआ चक्र है। वहीं पर है ये कवि लॉन्ग स्टॉक कि वहाँ पर एक घूमता हुआ चक्र है। यह है क्या? नार्गे ने ये कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इससे मतलब प्रार्थना करके घुमाने पर हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी आज भी हमारा देश ऐसी स्थितियों में, अर्थात कि किसने कहा? ये लेखिका ने कहा कि भले कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति कर चुका है, कितने भी हमारे यहाँ पढ़े लिखे या कितने भी प्रजातियों के लोग हैं, कितनी भी प्रगति क्यों ना कर ली, लेकिन ऐसी आस्थाएं भारत में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं, चाहे हम भले ही कहीं भी जाएं। ये नहीं है ज़रूरी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम इंडिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमें ऐसा कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर मिल जाता है, ऐसा कोई ना कोई चीज़ें या देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस ईश्वर की आस्था जुड़ी हुई है। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियों
पीछे छूटने लगे। मतलब जो बाजार लगाता है, जहाँ बस्तियाँ होती हैं, तो ये कहाँ पहाड़ों पे तो नहीं होती हैं। तो लेखिका ने बताया कि ये भी सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती हुई नेपाली युवतियाँ और पीठ पर उनके भारी भरकम कार्टून ढोते हुए दिख रही थी। मतलब कि अपनी पीठ पर बहुत बड़े बड़े कार्टून वे लाद कर चल रही थी। नीचे देखने पर उन घाटियों में ताश के घरों की तरह वे पेड़ और सब छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। जब कोई भी चीज़ है, जब हम बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो वह हमें बहुत छोटा दिखता है, ठीक है। इसी प्रकार की वे बहुत बौने दिखाई दे रहे थे। न जाने कितने दर्शक यात्रियों और तीर्थ यात्रियों का काम्य मतलब हिमालय के प्रति वहाँ सुंदरता देखने के लिए जो आए हुए थे। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे मतलब घुमावदार जलेबी की तरह से आने लगे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी और उन भीमकाय मतलब अत्यधिक विशाल पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे मतलब घुमावदार रास्ते से हम गुजरने लगे। लग रहा था कि जैसे किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच में हम हिचकोले खाते हुए चल रही हैं। ये पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसी तरह के वहाँ पहाड़ों का वर्णन जो लेखिका कर रही है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा और सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। क्या गाने लगे? गाना सुन रहे हैं आप? देखिए, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। क्या जब बहुत प्रसन्न होते हैं कोई भी यात्री या सैलानी, तो क्या मन एकदम झूम उठता है और ऐसा लगने लगा और सभी लोग झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ठीक है। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। ये कौन कहता है? लेखिका। मैं चाहती थी कि इस हमारे परिदृश्य को मैं अपने भीतर भर लूँ। अर्थात कि लेखिका क्यों चुपचाप थी कि उस परिदृश्य को देखकर उन्हें इतना संतोष हो रहा था, उन्होंने लग रहा था कि मैं इस साथ सभी चीज़ को अपने अंदर समेट लूँ। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं बार बार आसमान छूते हुए पर्वतों के शिखर को देख रही थी, तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों को देख रही थी, ठीक है। चांदी की तरह कौंध मारती ठनी ठनी तीस्ता नदी को, जब तीस्ता नदी के पास से गुजरने लगे तो वहाँ तीस्ता नदी जब दिखाई दी तो वो ठनी ठनी मतलब कि उसका पानी जो लहराते दिख रहा था। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी कौन? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। पराकाष्ठा मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, अर्थात कि प्रसन्न थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, अर्थात कि मुझे लग रहा था कि मैं यहीं पर जैसे कि उड़ान भरूं। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। मतलब कि किस तरह से कि हे मेरे नगपति और मेरे विशाल का हिमालय, मैं मतलब उसे सलामी देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी और खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, अर्थात कि झरने से जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उससे पानी जो वाइट कलर का लगता है, ठीक है, और उसमें कुछ झाग भी होते हैं। तो फैन उगलता हुआ मतलब जैसे कि कोई सफ़ेद कलर के झाग उगल रहा हो, इस तरह से झरना दिखाई देने लगा। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो कि आप SST में भी पढ़ चुके हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल ये क्या है कि जहाँ 7 कलर का पानी नीचे गिरता है, उसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल कहा गया है, ठीक है। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हे को अपने अपने कैमरे में कैद करने लगे। सभी कैमरों में कैद करने में मशगूल थे और अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे हुए उस भारी भरकम पत्थरों पर
बैठकर उस झरने की सुंदरता को निहारने लगी। जैसे कि जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना अद्भुत अनूठे क्षणों को मेरे जीवन में लेकर आया हो, और इस निर्मल धारा में मैं जैसे बह गई, और मुझे ये लग रहा था कि मैं इसे सुनती रहूं बस, या देखती रहूं। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही वही नज़ारे आँखों और आत्मा को जैसे कि सुख देने वाले थे। किसको? लेखिका को। मैं चित्र लिखित सी देख रही थी उस माया और छाया के अनूठे खेल को। मतलब कि वहाँ उस ईश्वर की कैसी माया है और प्रकृति में कितनी सुंदरता भरी हुई है। मैं चित्र लिखित सी, अर्थात कि एकदम शांत होकर देख रही थी कि मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, मेरा उसमें बिल्कुल खो गई थी। धीरे धीरे सभी ने धुंध की चादर ओढ़ ली और वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थी। थोड़ी देर बाद ही वहाँ नज़रों के छोर तक खूबसूरती फैलाती हुई, निरंतर अनुमति देते हुए पहाड़, पर्वत, फूल, घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे दिखाई देने लगे। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में जितना अधिक था वह और भी अधिक हो गया, और मैं चित्र लिखित सी उन्हें देखती रही। ठीक है। कुछ पहाड़ी औरतें वहाँ पर बैठी हुई थीं जो कि पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे हुए आटे सी कोमल काया और हाथों में कुदरत के दिए हुए हथौड़े, और उनके पीठ पर बंधे हुए बड़ी बड़ी टोकरी जिनमें उनके बच्चे थे। ठीक है। इस तरह का दृश्य देखकर लेखिका और भी हैरान थी कि किस तरह से ये पहाड़ी औरतें कितना काम करती हैं। मातृत्व और श्रम साधना जैसे कि दोनों साथ साथ हो रही थी। मातृत्व मतलब माता का काम फर्ज भी निभा रही थी और श्रम भी कर रही थी। वे सड़कों को चौड़ा करने का जो दुस्साध्य कार्य कर रही थी, मतलब जो साध्य नहीं था, करना आसान नहीं था, फिर भी वे उसे कर रही थी। आम आदमी की कहानी हर जगह एक सी है, और एक सारी मलाई एक तरफ, सारे अभाव, सारे आंसू, सारी यातना, वंचना एक तरफ। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक देती हैं। किसके लिए कह रही हैं? पहाड़ी औरतों के लिए, कि ये कितना कम समाज से लेकर, मतलब कि सब आने वाले पर्यटकों के लिए सड़कों का निर्माण करना, अर्थात कि सिर्फ मजदूरी लेकर ये उस समाज को कितना अधिक देती हैं, कितना परिश्रम देती हैं, करती हैं। ठीक है। बच्चे प्रतिदिन 3.5 किलोमीटर तक पहाड़ी क्षेत्रों पर चढ़ाई करके स्कूल जाते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। नीचे तराई में ले देकर 1 या 2 ही स्कूल होते थे, और बच्चे केवल वहीं पढ़ने के लिए जाते थे। फिर वहाँ से आने के बाद वे उन मवेशियों को भी, जो उनकी माता और पिता के साथ थे, मवेशी मतलब कि जो गाय और भैंसें होती हैं, उनको भी ले जाते थे। उनमें भी उनकी हेल्प का सहायता कराते थे, अपने मदर फादर की, माँ बाप की, और लकड़ियों के भारी गट्ठर ढोते थे। लायुंग में पहाड़, मतलब फिर पड़ाव, फिर उन्होंने आगे बढ़े, लायुंग स्थान आया। लायुंग में उन्होंने अपना पड़ाव डाल लिया, मतलब रहने का स्थान बना लिया। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, छोटी सी बस्ती है लायुंग, जो कि पहाड़ों के बीच में है। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चित सी सो रही थी। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं इसी धारा में जैसे कि बह गई। फिर जीतेन ने अपने साथियों सहित नाच गाना प्रारंभ कर दिया। कहाँ? लायुंग में, जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला, वहाँ पर सबने नाच गाना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह रात महक उठी। एक एक करके सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे, और लेखिका के साथ जो लेखिका की सहेली थी मणि ने भी अत्यंत जानदार
डांस या नृत्य प्रस्तुत किया। लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ सर से मुझे बर्फ़ देखने को मिलेगी, परंतु वहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं मिला। यद्यपि वे सी लेवल से भी 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी, लेकिन वहाँ पर भी पहाड़ उन्हें बर्फ़ देखने को नहीं मिली। बर्फीले टुकड़ों की सुंदरता, एक सिक्किमी युवक ने बताया कि तुम इससे आगे बढ़ोगे तो कटाओ स्थान है, वहाँ पर जाओ, ठीक है, वहाँ पर तुम्हें पहाड़ उस पर ये देखने को मिलेगी बर्फ़। तो कटाव नामक स्थान पर चल देते हैं और वहाँ शर्तियाँ आपको बर्फ़ मिलेगी, ये सोचकर वे चलते हैं। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड लायुंग में से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव जो स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, उसे इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ठीक है। और 500 फीट की ऊंचाई पर था। वहाँ पर सफ़र करना करीब 2 घंटे का था। उससे आगे लायुंग से आगे 2 घंटे का वह सफ़र था। और उम्मीद, आवेश तथा उत्तेजना के साथ सभी कटाव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ते के पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब बादलों की परत थी। बादल पूरा जो वहाँ का मौसम था बादल में था, बारिश हो रही थी और लेखिका उसकी सहेली सांस रोके फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर चल रहे थे। जीप को देख रही थी। जीतेन लगभग अंदाजे से गाड़ी चला रही थी। कटाव के करीब आ जाते हैं, ठीक है। कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे। जैसे ही लेखिका कटाव के पास आई तो उन्होंने देखा कि दूर से ही उन्हें पहाड़ दिखाई देने लगे। जैसे कि उन पहाड़ों को पर देखकर, उस बर्फ को देखकर सभी प्रसन्नता के कारण फूले नहीं समय, अर्थात कि अत्यधिक उन्हें प्रसन्नता होने लगी, क्योंकि बर्फ देखने के लिए ही लेखिका वहाँ से यहाँ तक परेशान थी, देखना चाहती थी वे बर्फ। ये पहाड़ चांदी जैसी चमक कर रही थी, अर्थात चांदी के समान चमक रही थी। चहुं और बिखरी बर्फीली सुंदरता सभी के मन को मोहने लगी। सभी जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। कई सैलानी बर्फ पर लेट लेट कर उस लम्हे को कैमरों में कैद करने लगे और दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की जो रचना की होगी वह जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिन और सर्वे भवन्तु निरामया। ये जो मंत्र दिया है वह हमारे ऋषियों ने खूब ही दिया है। फिर कटाव में जब वहाँ पर देखा लेखिका ने, तो जो फौजी लोग हैं, आगे बढ़ने की इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ दिखाई पड़ी। जैसे लेखिका वहाँ कटाव में आगे गई तो वहाँ फौजियों की एक एक दो दो छावनियाँ दिखाई पड़ने लगी। थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा स्थित थी। एक फौजी ने बताया कि दुनिया चैन की नींद सो सके, इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। लेखिका का मन उदास हो गया और हम बैसाख के महीने में 5 मिनट में ठिठुरने लगते हैं। लेखिका ये सोचने लगी कि हम इस स्थान पर 5 मिनट में भी इस बर्फ़ में नहीं खड़े हो पा रहे हैं और हमारे पैर ठिठुरने लगते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ अपना कैसे ड्यूटी करते हैं, अर्थात कैसे समय बिताते हैं इस ठिठुरन भरे बर्फ़ में, इस माहौल में, इस मौसम में। लेखिका के लिए यह यात्रा सचमुच एक खोज यात्रा थी। अब वह लायुंग वापस लौटकर युमथांग की ओर बढ़ने लगी। फूलों की घाटी युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर जो रोडोडेंड्रो के फूल थे। जितेन बताने लगा कि बस 15 दिनों में ही ये पूरी घाटी फूलों से भर जाएगी। उसके उपरांत यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखाई दिए। बर्फ़ के ढके हुए कटाव के हिम शिखरों को देखते देखते युमथांग थोड़ा फीका लगने लगा था।
और यह आसपास हुआ एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक था। वहाँ पर मंजिल तक का सफ़र, वहाँ पर कहीं छिटपुट जो थोड़ी बहुत चावल की भी खेती होती है, ठीक है। जीप में बैठते बैठते उन पहाड़ी कुत्तों ने रास्ता काट दिया था। मनी ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस आते समय जीतेन जीप में भी जानकारियाँ हमें देते चला आया और वहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट मतलब उनके पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे, इसीलिए यहाँ पर कुछ स्थान है ऐसा जहाँ पर छिटक कर गिरे हैं, तो थोड़ी सी जगह पर ही, थोड़े से स्थान पर ही वहाँ पर खेती होती है चावल की, बस उतनी ही दूर में वहाँ चावल की खेती होती है, चावल उगाया जाता है। फिर खेदुम नामक स्थान दिखाते हुए बोला कि यहाँ देवी देवताओं के निवास हैं, यहाँ जो गंदगी फैलाता है वह मर जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरनों की पूजा करते हैं। लेखिका को लगा कि तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। सिक्किम जब भारत में मिला उसके कई वर्षों बाद तक भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता के एक दिमाग में बात आई कि यहाँ सिर्फ लोग फौजी ही रहते हैं। कहाँ? कटाऊ में सिर्फ फौजी ही लोग रहते हैं। तो उसने वहाँ पर उसे एक पर्यटक स्थल बना दिया। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर उसने उसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया। तब से यहाँ पर लोग सब पर्यटक लोग जाने लगे हैं। अभी भी रास्ते बन रहे हैं, शायद मनुष्य भी इसी खोज में रहता है हमेशा कि कोई ना कोई नया कुछ ना कुछ हमेशा करता रहे। और इसी तरह से हम उसकी सुंदरता भरे रास्तों को देखते हुए हमारी जीप आगे बढ़ने लगी और हमारी सिक्किम की यात्रा कंप्लीट हो गई। धन्यवाद स्टूडेंट।